हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे परसेप्शन एंड परसेप्शन प्रोसेस की, प्रत्यक्षीकरण एवं प्रत्यक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। हम आज इसमें सेकंड पार्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि प्रत्यक्षीकरण और संवेदना में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों ही ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं और दोनों ही प्रक्रियाएं एक ही जंजीर चेन की दो अलग अलग कड़ियाँ हैं। इन दो प्रक्रियाओं में निम्नलिखित प्रमुख अंतर हैं। पहला अंतर है इसमें, संवेदना एक सरल मानसिक प्रक्रिया है जबकि प्रत्यक्षीकरण इस मानसिक प्रक्रिया की अपेक्षा एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। प्रत्यक्षीकरण में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं उनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, या जो वर्णन था वो मैंने आपको पिछली उसमें कर दिया है। उन्हीं विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं के साथ घटित होने के कारण प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड आएगा इसमें, संवेदना के द्वारा व्यक्ति को उत्तेजना की विशेषता की केवल चेतना ही होती है। उसे इस मानसिक प्रक्रिया से उत्तेजना की विशेषता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, जबकि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को उत्तेजना के रूप, रंग, आकार, गंध, अर्थ, स्पर्श आदि का ज्ञान होता है। तीसरा अंतर इसमें यह आएगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि संवेदना प्रत्यक्षीकरण का एक भाग है। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तेजना की प्रथम अनुभूति संवेदना है और उत्तेजना के स्पष्ट ज्ञान से संबंधित मानसिक प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण है। संवेदना में हमारे ज्ञानेंद्रिय और नाड़ीय संस्थान ही सक्रिय रहती है, परंतु प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति का संपूर्ण शरीर सक्रिय रहता है। इस अंतर को दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है कि यह संवेदना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक क्रियाओं का कार्य प्रमुख होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। फोर्थ इसमें जो डिफरेंस आएगा वो देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि संवेदना केवल एक मनोवैज्ञानिक कल्पना मात्र है, जबकि दूसरी ओर प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार का मूर्त अनुभव है। प्रौढ़ व्यक्तियों में यह देखा गया है कि उद्दीपकों की संवेदना की अनुभूति होते ही तुरंत प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अतः प्रौढ़ व्यक्तियों में विशुद्ध रूप से संवेदना का अध्ययन एक सरल कार्य नहीं रह जाता। संवेदन प्रक्रिया का शुद्ध रूप बालकों में, विशेष रूप से छोटे बच्चों में सरलता से देखा हुआ समझा जा सकता है। फिफ्थ डिफरेंस में आएगा, संवेदना में प्राणी में निष्क्रियता दिखाई देती है, जबकि दूसरी ओर प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया में व्यक्ति अपेक्षाकृत सक्रिय दिखाई देता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में वह संवेदना का अर्थ जानने का प्रयास करता है। 6 पॉइंट में आएगा, यह देखा गया कि संवेदना में व्यक्ति की उपस्थित उद्दीपक की कुछ विशेषताओं की केवल चेतना ही नहीं होती, जबकि प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया में वर्तमान उद्दीपक से संबंधित अनुभव होते हैं तथा उद्दीपक से संबंधित अतीत अनुभव भी साहचर्य के कारण होते हैं। 7th इसमें डिफरेंस आएगा, उद्दीपक द्वारा उत्पन्न मानव की प्रथम मानसिक अनुक्रिया संवेदना है और प्रत्यक्षीकरण द्वितीय मानसिक अनुक्रिया है। अब हम जानते हैं आकृति प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन ऑफ फिगर, मतलब जिस प्रकार से हम आकृति जब कोई होती है तो उसको किस तरीके से प्रत्यक्षीकरण किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। प्राणी सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर भी यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सभी प्रकार प्रत्यक्षीकरण में दृश्य प्रत्यक्षीकरण की प्रधानता रहती है। प्रत्यक्षीकरण किसी भी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित क्यों ना हो, जब यह पूर्ण अर्थात होल के रूप में होता है तभी व्यक्ति को उद्दीपक या वस्तु की वास्तविक रूप स्पष्ट हो पाता है। अंग्रेजी शब्द गेस्टाल्ट शब्द जर्मन के गेस्टालेन के समान है, जिसका अर्थ है रूप, फॉर्म, तथा पूर्ण, होल। गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रतिपादक गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं। इस संप्रदाय की स्थापना सन 1912 में हुई। इस संप्रदाय के संस्थापकों में मुख्यतः 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम लिए जाते हैं, वर्दाइमर, कोहलर, कोफका। गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों का मत है कि व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण उद्दीपकों के खंडों के रूप में न करके पूर्ण रूप में करते हैं, होल रूप में करते हैं। प्रत्यक्षीकरण के गेस्टाल्ट सिद्धांत के 2 मुख्य नियम हैं। चलिए जानते हैं ये नियम कौन से हैं। फर्स्ट है इसका समग्रता का नियम, लॉ ऑफ होलनेस। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार प्राणी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में करता है। किसी उद्दीपक के आकार, रंग, गंध, रूप, अर्थ आदि से संबंधित संवेदनाएं क्रमशः या अलग अलग न होकर एक समग्र अथवा पूर्ण रूप से होती हैं। उदाहरण के लिए यदि हम पेन का प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो पेन का प्रत्यक्षीकरण एक पेन के रूप में अथवा पेन का
प्रत्यक्षीकरण समग्र रूप में करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमने पेन की निब, बॉडी, कैप, क्लिप, आकार आदि का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग किया है, बल्कि पेन की इन सभी विशेषताओं का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण रूप अथवा समग्र रूप में करते हैं। कभी कभी यह देखा गया कि उद्दीपकों को प्रत्यक्षीकरण करते समय व्यक्ति इस समग्रता के नियम के कारण उद्दीपक की छोटी मोटी कमियों और दोषों को ध्यान नहीं देता। उदाहरण के लिए, यदि 3 लाइनों से एक त्रिभुज की रचना की जाए और यदि त्रिभुज की तीनों लाइनों के सिरे आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते हुए नहीं भी हैं, तो भी चित्र के अपूर्ण होने के बावजूद भी हम इस चित्र को प्रत्यक्षीकरण समग्र या पूर्ण रूप अर्थात त्रिभुज के रूप में ही करेंगे। दृष्टि प्रत्यक्षीकरण में आकृति और पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम आकृतियों का प्रत्यक्षीकरण शून्य में न करके किसी न किसी पृष्ठभूमि अथवा आधार पर करते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आकृति और पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण केवल दृष्टि संवेदना में ही होता है, बल्कि यह प्रत्यक्षीकरण अन्य सभी प्रकार की संवेदनाओं में होता है। उदाहरण के लिए, वाद्य की ध्वनि में पृष्ठभूमि में किसी गीत का सुनना श्रवण प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में आता है। सेकेंड इसमें आएगा आकृति और पृष्ठभूमि, फिगर एंड बैकग्राउंड। प्रत्येक आकृति की कोई न कोई पृष्ठभूमि अवश्य होती है। यद्यपि आकृति और पृष्ठभूमि एक दूसरे से संबंधित होती हैं, फिर भी इनमें भिन्नता होती है। रॉबिन ने सर्वप्रथम निरर्थक आकृतियों के विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में प्रायोगिक अध्ययन किए तथा इनके अध्ययन के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। इनमें कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार से: आकृति अधिक संरचित तथा रूप गुण फॉर्म कैरेक्टर वाली होती है, जबकि पृष्ठभूमि आकृति की अपेक्षा कम संरचित, कम रूप, कम गुण वाली होती है, कम स्पष्ट और कम संगठित होती है। आकृति पृष्ठभूमि से उभरी हुई प्रतीत होती है तथा पृष्ठभूमि आकृति के नीचे या पीछे फैली हुई प्रतीत होती है। थर्ड आएगा इसमें प्रत्यक्षीकरणकर्ता को आकृति अधिक पास तथा पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत दूर प्रतीत होती है। फोर्थ इसमें आएगा आकृति अधिक सजीव और प्रबोधात्मक लगती है, जबकि पृष्ठभूमि इसकी तुलना में कम सजीव और कम प्रबोधात्मक। यही कारण है कि आकृति स्मृति की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। आकृति में वस्तु गुण ऑब्जेक्ट कैरेक्टर अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा पृष्ठभूमि में ये गुण अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाया जाता है। 6 पॉइंट में आएगा आकृति की संरचना, धरातल, सरफेस टेक्सचर पृष्ठभूमि की अपेक्षा अधिक निश्चित होती है। आकृति तथा पृष्ठभूमि के लिए आवश्यक है कि उद्दीपक क्षेत्र में भौतिक ऊर्जा का वातावरण या वितरण सजातीय न हो, अर्थात रंग, चमक तथा आकार आदि ऊर्जा विशेषताओं में अंतर हो। जब उद्दीपक क्षेत्र में ऊर्जा का वितरण सजातीय होता है, तब आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर अथवा पृथक्करण सेग्रेगेशन संभव नहीं होता। ऐसी परिस्थिति को तकनीकी भाषा में गैंजफील्ड कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक हॉकवर्क कोहेन ने गैंजफील्ड से संबंधित अध्ययनों के आधार पर बताया कि जब उद्दीपक और पृष्ठभूमि की तीव्रता में अंतर बढ़ाया जाता है, तब आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर स्पष्ट होने लगता है। एटकिंसन तथा एमोन्स ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अभ्यास आकृति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रेरणावृत्ति एवं पूर्व अनुभव आदि भी आकृति तथा पृष्ठभूमि प्रत्यक्षीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। आकृति की सापेक्षिक स्थिरता तथा अस्थिरता, रिलेटिव इंस्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फिगर। इस दिशा में हुए प्रयोगात्मक अध्ययनों में यह देखा गया है कि आकृति का अनुभव अस्थिरता से स्थिर संगठन की ओर क्रमशः विकसित होता है। अस्थिर से स्थिर संगठन के विकसित होने से कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है, साथ ही साथ इस संगठन की विशेष दिशा भी होती है। आकृति एवं पृष्ठभूमि का पृथक्करण स्थिर आकृति और पृष्ठभूमि के प्रत्यक्षीकरण का केवल प्रथम तथा आरंभिक चरण है। आकृति की अस्थिरता और स्थिरता से संबंधित अध्ययन निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट आएगा इसमें अवरुद्ध प्रतिमा, स्टॉप्ड इमेज। प्राणी की आँख गतिशील होती है तथा रेटिना में भी इस गति की संवेदी करस्पॉन्डिंग गति पाई जाती है। आँख के पास का उद्दीपक रेटिना के अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डालता है तथा प्रतिमान में गति पाई जाती है, परंतु यदि इस गति को अवरुद्ध कर दिया जाए तो प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। अभी तक हुए अध्ययनों में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आँख की गतियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। इस दिशा में कॉर्न स्वीट और उनके साथियों द्वारा किए गए प्रयोगों को उदाहरण दिया जा सकता है कि इनके एक प्रयोग में पतली काली रेखा की प्रतिमा का उदाहरण दिया गया है।
पतली काली रेखा की प्रतिमा को अवरुद्ध कराकर प्रयोग को प्रत्यक्षीकरण कराया गया। प्रयोग में देखा गया कि प्रारंभ में रेखा साफ कुछ सेकंड बाद लुप्त हुई और दिखाई दी और अंत में दिखाई ही नहीं पड़ती है। जब इस रेखा की मोटाई बढ़ाई गई तो लुप्त होने में समय अधिक लगा तथा लुप्त होने के बाद भी कभी कभी रेखा दिखाई दी। एक अध्ययन में देखा गया कि टिमटिमाहट का वेग बढ़ने में उद्दीपक शीघ्र लुप्त हो जाता है। सेकंड में आएगा इसमें धुंधली प्रतिमा, ब्लड इमेज। यह देखा गया कि जब प्रतिमा धुंधली होती है तो वह शीघ्र ओझल हो जाती है। आकृति और पृष्ठभूमि की सीमा रेखा धुंधली की अपेक्षा जितनी तीव्र होती है प्रत्यक्षीकरण उतना ही स्पष्ट होता है। थर्ड इसमें आएगा उत्क्रमणशील आकृति तथा पृष्ठभूमि, रिजर्वल फिगर एंड बैकग्राउंड। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सीमा रेखाएं तीक्ष्ण होनी चाहिए। द्वितीय यह है कि उद्दीपक में विषमता, हेट्रोजेनिटी आवश्यक है। कुछ उद्दीपक अथवा आकृतियाँ अनेक अर्थ वाली अथवा अस्पष्ट एम्बिगियस होती हैं। इनका प्रत्यक्षीकरण करने पर एक से अधिक आकृति तथा संबंधित पृष्ठभूमि दिखाई देती है। अनेक अर्थ वाली आकृतियों की एक प्रकार उत्क्रमणशीलता रिजर्वल आकृति भी है। इस प्रकार की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। देखिए, नीचे दिए गए मैंने अभी आपको जो चित्र दिखाया इसमें दो भागों की आकृति मॉल, तो इसमें एक प्रकार का एक फूलदान है जिसमें कि पृष्ठभूमि पर ध्यान देंगे तो आपको दो फिगर दिखाई देंगे और जब आप फिगर पर ध्यान देंगे तो आपको एक फूलदान दिखाई देगा। तो दूसरी ओर यदि काले भाग को आकृति मान लें तो सफ़ेद भाग पृष्ठभूमि का कार्य करता है और काले भाग में आमने सामने मुँह किए दो व्यक्ति की आकृति प्रतीत होती है। दोनों विकल्प आकृति के प्रत्यक्षीकरण करने के बाद यदि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो आकृति में विचलन दिखाई देता है, अर्थात कभी एक आकृति तो कभी दूसरी आकृति दिखाई देती है। उपरोक्त उत्क्रमणशील आकृति पृष्ठभूमि ही तीक्ष्ण सीमा रेखा है, साथ ही साथ उद्दीपन की विषमता भी है। फिर भी प्रत्यक्षीकरण स्थिर न होकर कोहलर एवं उनके साथियों ने इस प्रकार की आकृति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला उत्क्रमणशीलता आकृति प्रत्यक्षीकरण का कारण स्नायु और न्यूरॉन्स की थकान है। तो आज हम इसके जो नियम थे आज हमने जाने और हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे प्रत्यक्ष संगठन के नियम, लॉज ऑफ परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज हम इसे यहीं क्लोज करते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आ रही होगी। और प्लीज़ ये हिंदी भाषियों के लिए या जो भी ह्यूमन नेचर को जानना चाहता है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे जिससे कि मैं और इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊँ और नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ तो विशेष तौर पे शेयर कीजिएगा जिससे कि उन्हें कुछ अच्छी नॉलेज मिल पाए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।